आज हम पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस करेंगे। नहीं, सीटेट का हम तैयारी नहीं करवाते। क्या नहीं आता है? क्या नहीं आता है बताइए। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता प्राप्ति की किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? चौथी, पांचवी, सातवीं, इनमें से कोई नहीं। 9 बजे वाला क्लास जरा टेलीग्राम पर देखिए, लिंक ऑलरेडी डाला होता है। तो आंसर इज बी, पांचवी। क्या है? तो पांचवी, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए पांचवी योजना का मुख्य निर्धारण किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक बात जानो कि क्या, कब और कैसे होता है। तो पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, ये आपकी आई कब? आपका यही है कि आप पंचवर्षीय योजना जितनी भी हैं, कल हम आपसे, वैसे हम आपको पीडीएफ दे देंगे और कल हम आपसे इसके बारे में सुनेंगे कि ये सारी पंचवर्षीय योजना है क्या, तो पढ़ कर आइएगा। चलिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने % विकास दर निर्धारित किया गया था? बताइए। 10वीं पंचवर्षीय योजना के कितने % निर्धारित किया गया? टोटल 8% विकास दर निर्धारित किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के तहत? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी और सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? बताइए। 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी और सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना क्या थी? तो आंसर इज 2012 से 17 और यही सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना भी रही थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने % वार्षिक दर पर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया? 8.2, 8.5, 9%, 9.5। तो आंसर इज 8.2। क्या था 12वीं पंचवर्षीय योजना में? जो वार्षिक उसकी जो परसेंटेज थे उसकी क्या थी? वृद्धि 8.2 थी। कितनी % थी? तो 8.2%। भारत में सरकार में नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया गया? (21) का बताइए। तो आंसर इज योजना आयोग। कौन सी? नीति आयोग को योजना आयोग के जगह रिप्लेस किया गया था। यानी कि आप अगर योजना आयोग आता है तो योजना आयोग की जगह रिप्लेस किया गया था। 1 मिनट रुक जाइएगा जरा। ये बताइए मुझे, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए। देखो, सबसे पहले कि आप नीति आयोग के बारे में जानो। नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग अब इसे क्या करने गया योजना आयोग में, यानी कि प्लानिंग कमीशन के रूप में इसे क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। और यह कैसा निकाय था? आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो ये सारे हैं। तो योजना यह गैर, तो नीति आयोग क्या है? यानी कि नीति आयोग जो अब योजना आयोग है, यह गैर संवैधानिक निकाय है। ओके, गैर संवैधानिक निकाय है। यह 2 फंक्शंस पे काम करता है। पहला पंचवर्षीय योजना पे काम करता है और फिर और क्या क्या करता है? तो राज्य और मंत्रालयों में वित्तीय आवंटन करता है, यानी कि फाइनेंशियल जो होता है उसे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसको मैं आपको बता दूं तो ये जो था 15 मार्च 1950 का इसका स्थापना हुआ था, ठीक है।
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। चलो नेक्स्ट, अब देखो आपसे ये भी पूछे जाते हैं कि नीति आयोग के कितने हब होते हैं। तो नीति आयोग के टोटल 2 हब होते हैं। कितने होते हैं? तो टोटल 2 हब होते हैं। पहला हब होता है टीम इंडिया हब। कौन सा होता है? तो टीम इंडिया हब। दूसरा होता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। कौन सा होता है? तो नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अब देखो आपके मन में ये सवाल होगा कि टीम इंडिया हब क्या है। तो टीम इंडिया हब क्या है? तो जिसमें स्टेट लेवल यानी कि राज्य के और केंद्र के बीच संबंध स्थापित करना, यानी क्या, रिलेशन अच्छे बनाना, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी हो गई? जो पूरे देश का हो गया केंद्रीय सरकार। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी हो गई? जैसे आपका बिहार हुआ, झारखंड हुआ, फिर आपका क्या हो गया, जयपुर हुआ, गुजरात, इस टाइप के स्टेट हो गया। तो उसके बीच यह संबंध को क्या करता है? मजबूत करता है। फिर यहाँ पे क्या है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब का क्या काम क्या होता था? तो नीति आयोग को बेहतर बनाना, क्या है, और भी बेहतर बनाने के लिए। ओके, चलिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? नीति आयोग, अभी तो योजना आयोग के भी वही होंगे ना। चलिए बताइए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पता है? तो हमारे पीएम होते हैं। अभी के पीएम कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। चलिए, नीति आयोग जो है, सो नीति आयोग में देखो काम कितने काम करते हैं। तो नीति आयोग में टोटल 4 लोग काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है उसमें फूड होता है, तो फुल टाइम मेंबर होता था। फिर एक्स ऑफिसर, फिर गवर्निंग काउंसलिंग होती है। ठीक है, फिर विशेष नेतृत्व वाले जो सरकार होते हैं वो होते हैं। समझ में आया ये चीजें कि नीति आयोग के कितने हब होते हैं? आपसे एक और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आज तक आपको, आई होप सो कि आपको किसने बताया डिफरेंस दोनों में क्या है, आखिर जो चेंज किया गया तो दोनों में डिफरेंस क्या है, नीति आयोग में और योजना आयोग में। ठीक है, आयोग है यहाँ पे, दोनों में डिफरेंस क्या है। योजना में देखो, नीति आयोग में क्या है, बॉटम टू टॉप काम करता है। ठीक है, और योजना आयोग में क्या होता है, ऊपर से लेकर नीचे, यानी कि टॉप टू बॉटम काम करता है। नीति आयोग में कोई वित्तीय आवंटन नहीं होता है, कोई वित्तीय आवंटन नहीं होता था। ठीक है, इसमें क्या होता है वित्तीय आवंटन होता है। फिर है, इसमें राज्य की भूमिका प्रबल होती थी, इसमें राज्य की भूमिका प्रबल नहीं, यानी कि स्टेट लेवल का कोई भी होगा, स्टेट लेवल कुछ भी नहीं करेगी। अब कौन से करेगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कितना सीजीएसटी देना है, कितना एसजीएसटी देना है, ये सारे कौन तय करेगा? तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और योजना आयोग, नीति आयोग में क्या होता था कि स्टेट करता था। समझ में आया? समझ में आया या नहीं कि नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंसेस क्या क्या है? चलो, साइंस का क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देखिए, डेली सीरीज आती है, जरा उसे भी गौर फरमाइए उस पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, कुछ कुछ विशेष चीजें हैं, अब इतना तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको मैं इस तरीके से वैसे पढ़ा दूंगी कि लोग क्या क्या है। चलो, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत तीव्र धरणीय और ज्यादा इंक्लूसिव था, यानी कि ज्यादा समावेशी था। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय परिषद का मुख्यतः संबंध, देखो मुझे जितना याद है मैं आपको पढ़ा दूंगी, ये सारी चीजें मुझे याद थी जो हम आपको बताए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध है किससे?
तो आंसर इज भारत में मुख्य विकास की योजना अनुमोदन और मूल्यांकन से। किससे है? तो भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसका था? नीति आयोग का था, राष्ट्रीय विकास परिषद का था, संघीय मंत्रिमंडल था, संसद का था। तो आंसर क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का था। किसका था? राष्ट्रीय विकास परिषद का। नीति आयोग की संरचना से संबंधित सही युग्मों को चुनिए। उपाध्यक्ष इनकी संख्या 5 होगी। अभी बताइए। अंशकालिक सदस्य 4 केंद्रीय मंत्री होंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के होंगे। पदेन सदस्य केंद्र सचिव स्तर का अधिकारी होगा। चलिए, तो इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? बताइए। अरे बार बार अपने आप डिस्टर्ब। राज्य स्तर पर योजनाएं बनाने को विकसित करना। क्या है? तो राज्य स्तर पर योजनाएं बनाने को विकसित करना। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे अधिक संगठित उद्योग। देखो, संगठित मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा मात्रा में विस्तृत रूप से फैला हो, उसे हम संगठित उद्योग कहते हैं। चलो अब बताओ। ट्वेंटी सेवन का आंसर वस्त्र उद्योग है। सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग होता है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? फटाफट करें और जरा वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए। बोलना पड़ेगा है? लाइक शेयर कर दीजिए। आपको अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल शेयर कीजिए। अपने चैनल को क्या है, 1 लाख पहुंचाना है हमें, तो फटाफट अपने चैनल को, क्योंकि ये आपका चैनल है, खुद का, बस अपना समझ कर कीजिए। तो मुंबई, जिसे अब हम बंबई भी कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर। आंसर इज क्या? 29 का? बहुत अच्छे, कानपुर। आंसर इज कानपुर। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। कच्चे रेशम के उत्पाद में भारत का कौन सा स्थान है? तो कच्चे रेशम के उत्पाद में भारत का दूसरा स्थान है। कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का स्थान प्रथम है? तो आंसर है चीन का। किसका है? तो चाइना का। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर इज कर्नाटक का। किसका होता है? तो कर्नाटक का। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? बहुत अच्छे। तो टाटा
स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस्पात का सबसे बड़ा आयातक है? होमवर्क याद है ना आपको? आप लोग जो गायब होते हो ना, ये गायब होने वाली पॉलिसी बहुत खतरनाक है। तो आंसर इज जापान। क्या है? तो भारत के इस्पात का सबसे बड़ा आयातक है जापान। नेक्स्ट चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? तो आंसर इज रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस की सहायता से की गई है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य से की गई है? तो आंसर इज झारखंड। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य से की गई है? तो झारखंड। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? चलिए आंसर इज क्या? 38 का क्या आंसर होगा? तो ब्रिटेन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब की गई और कहां की गई, जरा ये भी बताइएगा। गूगल कीजिए, पता कीजिए और आंसर्स दीजिए। तो आंसर इज 1881 में क्या किया गया? तो भारत की कागज मिल की पहली स्थापना किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेपाल नगर में स्थित है क्या? जूट कारखाना, कागज कारखाना, रासायनिक खाद कारखाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो आंसर इज कागज कारखाना, नेपाल कारखाना है। भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना किस राज्य में स्थापित किया गया? बिल्कुल आता है अरिहंत का टीचिंग लर्निंग, लेकिन अरिहंत में आंसर्स गलत होते हैं। चलिए 41 का बताइए। तो तमिलनाडु। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले कर कौन से है? सीमा शुल्क है, आय है, निगम कर है और ये सभी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट आंसर देते हैं। ये सभी है, सीमा शुल्क, निगम कर और आयकर सभी किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं। इसमें से अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं? मैं आपको आज पीडीएफ दूंगी, अगर हम नहीं दिए तो कृपया कर याद दिला दीजिए। और पीडीएफ देने के बाद आप लोग क्या करेंगे? आप मुझे याद कर कर सुनाएंगे। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे। ये सभी है, क्या है? अप्रत्यक्ष कर सभी। यहाँ पे आंसर देने वाले सपना, फातिमा, समा, ममता, रॉकी, बहुत अच्छे। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम प्राप्ति होती है? बताओ बताओ, सरकार किस चीज में पैसे कमाती है? निगम कर में। सुन लो, निम्नलिखित में से एक राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट व्यापार कर, जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग चाय बेचते हैं, तो पता है ना, आपसे उनको टैक्स भी लेती है सरकार, ऐसे फोकट के नहीं बेचते हैं वो। चलो नेक्स्ट। भारत में वस्तु एवं सेवा जीएसटी कब लागू कर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 46 बताओ। चलो आंसर जुलाई 2017। आप मुझे कमेंट में ये बताओगे कि सबसे पहले कब हुआ था? क्या हुआ था? तो सबसे पहले, ओके।
चलो साथ यहाँ तो आज ही आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऐट बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो बिल्कुल उसके टर्म एंड कंडीशन आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी तैयारी 0 है, 0 से लेकर आप 100% तक की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे नंबर है, फ़ोनपे नंबर है, पेटीएम नंबर है। आपको क्या करना है, 350 रुपीज़ आपको पेमेंट करने हैं। अगर आपके पास गूगल पे फ़ोनपे आप नहीं यूज करते हैं तो किसी और से भी आप करवा सकते हैं। देन सारी की सारी PDF हिंदी के रामबाण PDF को जरूर प्राप्त करें, क्योंकि उससे आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सअप से सिंपली हमें सेंड कर दीजिएगा और आप इस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। अब चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं।